उर्दू ही नहीं, हिंदुस्तान की मजमूई अदबी तारीख के पस मंजर में भी मंटो की हैसियत बहुत अनोखी, मुनफरिद और गैर मामूली है। उन्होंने हमारी मुआशरती जिंदगी के एक निहायत संगीन दौर में आंखें खोली और एक ऐसी फिजा में अपनी कहानियां लिखी जब तरक्की पसंद अदब का चर्चा बहुत आम था और मंटो के कई बड़े तरक्की पसंद मुआसिर मंटो की तरक्की पसंदी पर शक करते थे। उन्हें सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ा। उनमें सबसे बड़ी आजमाइश 1947 में मुल्क के बंटवारे की थी। लेकिन ऐसे आसाब शिकन माहौल में भी मंटो ने बहुत सी लाजवाल कहानियां लिखी। उन्हें शोहरत और मकबूलियत भी अपने तमाम हम असरों से ज्यादा मिली। मंटो ने फिल्मों के लिए भी लिखा, मगर उनके माशी हालात बिलोमूम खराब गुजरे। आसाब पर ज्यादा दबाव के नतीजे में मंटो ने अपनी सेहत बर्बाद कर ली। दीवानगी के दौरे और शराब नोशी की कसरत ने उन्हें हमेशा बेचैन और परेशान रखा। लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद उर्दू अफसाने के उफक पर मंटो का नाम सबसे ज्यादा रोशन है। मंटो की जिंदगी और उनका फन दोनों ने हिंदुस्तानी फिक्शन का सर बुलंद किया। मंटो की हैसियत एक आलमी विरसे की है। सन 2012 उर्दू वालों के लिए, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों का अदब पढ़ने वालों के लिए, दुनिया में अदब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए मंटो की सदी थी 2012। मंटो की याद में जलसे पूरी दुनिया में हुए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार हुए। मंटो की कहानियों पर फिल्में दिखाई गईं। मंटो के ड्रामे स्टेज किए गए। मंटो की याद में मुतअद्दिद लेक्चर्स का एहतमाम किया गया। और हिंदुस्तान से दूर, हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो खैर मंटो की याद मनाए जाना एक फितरी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए जो हैरानकुन तजर्बा था वो ये था कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन ने मंटो की याद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। मैं खुद उसमें शरीक हुआ था। वहाँ मैंने मैक्सिकन और अमेरिकन लड़कों और लड़कियों से मंटो के बारे में मज़ामीन सुने। वाशिंगटन डीसी में मंटो की याद ताज़ा की गई। ये सब तो मंटो एक अजीब व गरीब अदीब है 20वीं सदी का, जिसने बहुत कम उम्र पाई। 1912 में पैदा हुआ था और 1955 में ख़त्म हो गया। 43 बरस की उम्र उसने पाई। उसने उस्मानी साहब जो मंटो के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इनकी तहकीक के मुताबिक तकरीबन 267 कहानियाँ उसने लिखी। 267 कहानियाँ लिखी, खाके लिखे उसने, कुछ मज़ामीन लिखे उसने, फ़िल्मों की कहानियाँ लिखी। एक फ़िल्म जिससे उर्दू वालों को बहुत दिलचस्पी हुई वो गालिब पर सोहराब मोदी की फ़िल्म है, जिसकी कहानी मंटो ने लिखी थी। मंटो ने बहुत से फिल्मी अदाकारों के खाके लिखे। श्याम का खाका, नसीम का, परी चेहरा नसीम का खाका, नूरजहां का खाका, अशोक का खाका, ये सब उसके दोस्त थे। मंटो की एक अजीब गरीब तूफ़ानी ज़िंदगी थी। मंटो जिन तजर्बों से गुजरा, उसके घर वाले खासे खुशहाल पढ़े लिखे घराने से उसका ताल्लुक़ था। उसके भाई बैरिस्टर थे। लेकिन मंटो ने ख़ुद अपने लिए एक गैर महफूज गरीबी की ज़िंदगी का इंतखाब किया। यानी उसने अव्वल तो यूनिवर्सिटी में बाकायदा तालीम उसने हासिल करके न दी, घर वालों के कहने के बावजूद। हाई स्कूल तक उस शख्स ने पढ़ा था। उर्दू ज़बान उसने इतनी सीखी थी, ख़ुद लिखा उसने कि उर्दू मेरे नंबर ख़राब हो गए थे। लेकिन उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार अपने ज़माने के, उस हैसियत से मंटो को याद किया जाता है। मंटो ने जन्म उसका अमृतसर में हुआ था। उसने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त बम्बई में गुजारा, जिसको वो दरअसल बम्बई को अपना शहर कहता था। बम्बई से किसी शहर से ऐसा आइडेंटिफिकेशन किसी लिखने वाले का जैसा मंटो का बम्बई के साथ हुआ, अजीब व गरीब था। बम्बई में अब भी पिछले महीने में एक सेमिनार हुआ था, उस मौके पर मुझे इत्तेफाक हुआ, लोग उसको याद कर रहे थे, फिल्म के लोग, अदब के लोग, ये सब के सब। लेकिन ये कि उसने बहरहाल आज़ादी के बाद, आज़ादी तक का वक्त उसने यहीं गुजारा था। 1947 तक हिंदुस्तान में रहा। फिर वो यहाँ से लाहौर चला गया। लाहौर भी उसे पसंद था। वहाँ उसकी बेटियाँ रहती हैं, अभी भी 3 बेटियाँ, जो मंटो के बाद खासी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही हैं, उसके घर वाले। लेकिन ये कि मंटो के लिए तकसीम एक बहुत तकलीफ़देह तजर्बा थी, बहुत भयानक तजर्बा थी, बंटवारा। उसने ख़ुद लिखा कि मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहूँ या पाकिस्तानी कहूँ। उसने एक ख़त लिखा था पंडित नेहरू का नाम, बहुत से ख़त हैं उसके, चचा साम के नाम उसके खतूत।
जिसके बारे में इस वक्त जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं लोग, एक बहुत उम्दा मजमून अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने लिखा। और ये मजमून मुझे याद है बहुत पहले, कोई 15 साल हो गए, जब शिमला के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में एक सेमिनार हुआ था मंटो पर, जिसमें कई ज़बानों के लिखने वाले आए थे, ये भी थे, हम भी थे वहाँ, और वहाँ इन्होंने वो पर्चा अपना पढ़ा था। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने ज़ाहिर है कि मंटो के एक रीडर के तौर पर, मंटो के एक हम पेशा यानी काम करने वाली, भाई पेशा गोया की कहानी लिखना वो है। और इसी तरीके से उस्मानी साहब जो जामिया मिल्लिया में शोबे उर्दू में प्रोफेसर थे और ज़ाहिर है कि बड़े नामवर हमारे मुहक्किक और नक्काद हैं, इनके ज़िम्मे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने मंटो के पूरे कारनामे को एडिट करने का काम किया है। जो ये कर रहे हैं, 2 जिल्दें उसकी ये तैयार कर चुके हैं, अभी शायद 1 या 2 जिल्दें 2 और तैयार करेंगे। और इसके अलावा ही मंटो पर इन्होंने बहुत सा काम किया है। अभी इन्होंने गालिब एकेडमी की दावत पर गालिब और मंटो के नाम से एक लेक्चर दिया था, जो बहुत दिलचस्प है कि दोनों में क्या मुमासलतें हैं, दोनों में यगानगत कहाँ कहाँ पैदा होती है। गालिब से मंटो को बड़ी दिलचस्पी थी, तो हम वहीं से बात शुरू करते हैं। गालिब भी अपने माशरे के लिए आउटसाइडर थे। 19वीं सदी के हिंदुस्तान ने उनको उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सी बातें वो ऐसी करते जो उस ज़माने के लोग नहीं करते थे, बल्कि गालिब हमें अपने ज़माने के आदमी ज़्यादा लगते हैं। मंटो भी अपने माशरे के लिए एक आउटसाइडर था, बेगाना था, जिसके ख़िलाफ़ ख़ुद उसके दोस्तों ने बहुत सी तहरीरें लिखी, उसका ज़ाहिर है कि बहुत, और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। लेकिन उसने बहरहाल अपनी सी ज़िंदगी गुजारी, उसे भी अपनी इनफरादियत अजीज़ थी। तो उस्मानी साहब आप वहीं से बात शुरू कीजिए अपनी। मंटो का एक पूरी शख्सियत जो सामने हमारे आती है उस सिनेरियो में जो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का है। अजीब बात यही कि पाकिस्तान में जहाँ उसकी कहानियों पर मुकदमे चलाए गए, आज़ादी से पहले भी उस पर मुकदमे चले थे, 47 से पहले भी, और आज़ादी के बाद उसकी 2 कहानियाँ, खोल दो और ठंडा गोश्त, बड़ी भयानक कहानियाँ हैं इंडियन लिटरेचर की, उन पर मुकदमे पाकिस्तान में चले। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला करने में कि मंटो कितना बड़ा अदीब था 62 साल लगा दिए, और पिछले साल मंटो को पाकिस्तान का वो एजाज़ दिया गया जो हमारे यहाँ के भारत रत्न के बराबर होता है, निशानी इम्तियाज़, यानी मंटो को एक्सेप्ट वहाँ भी कर लिया गया, कबूल कर लिया गया। लेकिन उसकी मौत के इतने बरस के बाद, सन 55 में उसका इंतकाल हुआ था और सन 2012 में उसका एतराफ़ किया गया। तो ये जो मंटो, बार बार हम मंटो की तरफ मुड़ के देखते हैं, एक ऐसा शख्स जिसको हमसे पिछले भी एक ज़माना हो गया, और जो ज़ाहिर एक अजीब गरीब शख्सियत है, नाराज़ अपने अहद से, अपने अहद में वो कहता है कि साहब मैं तो, मेरा काम ये नहीं, मैं किसी दवाखाने का मोहतमिम नहीं हुआ कि दवाएं बताऊं, लेकिन मैं तो ये करता हूं कि जैसे आप हैं वैसे दिखा देता हूं आपको। वो तवाइफ़ों की कहानियाँ करता है, भड़वों की, आवारा लोगों की, लुच्चों की, लफंगों की, मामूली लोगों की कहानियाँ वो लिखता है। और उसके बाद वो कहता है कि ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ इस सोसाइटी या सोसाइटी के ख़िलाफ़ में थोड़ी, सवाल ये है कि ये सोसाइटी जो खुद ही नंगी है उसको मैं कपड़े कहाँ से पहना सकता हूँ, ये काम मेरा नहीं, दर्जियों का काम है। तो उस्मानी साहब आप ज़रा सा यहाँ से अपनी बात शुरू करें कि मंटो को जिस तरीके से रिवाइव किया गया है, यानी मंटो की मौत के बाद रोज़ बरोज़ उसको जिस तरह पसंद किया जा रहा है, उसका हल्का बढ़ रहा है, उसके तर्जुमे हो रहे हैं, बल्कि बाज़ लोगों ने कहा हिंदुस्तानी अदबियात का वो हिस्सा जो आलमी अदब में मुंतखब किया जा सकता है, फ़िक्शन की हद तक मंटो के यहाँ उसकी सबसे अच्छी मिसालें हमें मिलती। असल में इसकी वजह मतलब यह है कि एक मैच्योर माइंड, पुख्ता जहन ही अदब को ज़्यादा समझ पाता है। अब हमारा जहन इस काबिल हुआ है कि हम मंटो को समझ पा रहे हैं। हालांकि मंटो की कहानी नौजवान की भी समझ में आती थी, अधेड़ उम्र की भी समझ में आती थी, और पुख्ता उम्र की भी समझ में आती थी। अब वो नस्ल जो अब पुख्ता उम्र है, वो मंटो की कहानी की उस तह को पहुंच रही है जहां मंटो मानी का ख़जाना छुपा देता है। ज़िंदगी, अतराफ़ जवानिब, ज़िंदगी का माहौल, उस माहौल को चलाने वाले किस नौ के हैं, ये मंटो बहुत दूर से भांप लेता था। कहने को हम किसी भी तबके का नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तबके को मंटो ने चचा साम के नाम खतूत के पर्दे में झलकाया, वो तबका उसका सबसे बड़ा निशाना रहा। वो तबका जो तकसीम का जिम्मेदार था, वो मंटो का सिर्फ तकसीम के मौके पर ही नहीं, उससे पहले भी वो इन लोगों की जानिब अपनी उंगली उठाता रहा और कहता रहा कि ये वो लोग हैं जो इस माशरे में इंसान के आज़ाद वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं।
बिस्मिल्लाह साहब, ये जैसा कि इन्होंने कहा कि मंटो ने ज़िंदा रहने की जो दिक्कतें होती हैं, जीना आसान काम नहीं है, मरना आसान है, लेकिन मंटो ने जैसी ज़िंदगी गुजारी वो तो वाकई बहुत मुश्किल काम था। भाई सोचिए, बीमार रहा, उसको टीबी हो गई, वो वहाँ रहा, बटोत के इलाके में भेज दिया गया था उसे, वहाँ एक चरवाही से उसको दिलचस्पी पैदा हुई, उस पर भी उसने कहानी लिखी है। फिर ये कि वो फिल्म की दुनिया में अपने लिए तलाश करता रहा जगह, और फिल्म में उसकी बड़ी दोस्ती श्याम से बहुत थी, बाबूराव पटेल से बहुत दोस्ती थी। इसके अलावा उसकी दिलचस्पी अशोक कुमार से बहुत उसकी दोस्ती थी। उसकी दोस्ती परी चेहरा नसीम का उसने खाका लिखा, सितारा देवी का उसने खाका लिखा। एक अजीब व गरीब आम आदमियों से जैसी दिलचस्पी मंटो की थी, मामूली लोगों से, गिरे पड़े लोगों से, वो लोग जो ज़िंदगी में हकारत की नज़र से देखे जाते हैं, मामूली लोग, वो मंटो उनसे अपने, ये मिसाल आपको नहीं मिलती हमारे यहाँ कि किसी लिखने वाले ने अपने आप को समाज के निचले तबके में, यानी उन लोगों, जुआरी हैं, शराबी हैं, दलाल हैं, उनको ज़िंदगी बनाता, और कैसी कैसी यादगार कहानियाँ भी लिखता है। हतक जैसी कहानी दुनिया की किसी भी ज़बान के अदब के लिए काबिल फ़ख्र हो सकती है वो कहानी। इसी तरीके से आप ये देखिए कि उसकी वो कहानियाँ जिन पर मुकदमे चले हिंदुस्तान में, बू है, धुआं है, ठंडा गोश्त और खोल दो पर मुकदमे तो पाकिस्तान में चले थे पाकिस्तान बनने के बाद, काली शलवार और ऊपर नीचे दरमियान, इन सब पर हिंदुस्तान में, जो एक ज़माने में बलराज मेहरा ने शऊर, वो तो मंटो के बड़े आशिक हैं, और उन्होंने शऊर का एक पूरा शुमारा हतक पर छापा था। एक शुमारा उन्होंने ऐसा छापा था जिसमें मंटो की इन कहानियों पर जो एचिंग्स बनाई गई हैं, हमारे दोस्त रामचंद्रन जो इस मुल्क के बहुत मशहूर नामवर मुसव्विर हैं, उन्होंने वो बनाई थी तस्वीरें, तो वो ज़ाहिर है कि वो उसका एक लिमिटेड एडिशन छपा था। तो मंटो का के यहाँ ये दूसरा इन्होंने जिक्र किया, चचा साम के नाम ख़त। ख्याल ये होता है कि मंटो जो है वो गोया कि सिर्फ इस तरह कहानियाँ, लेकिन उसने सियासी कहानियाँ भी एक तरीके से लिखी हैं। तो ये जो है उसका कि चचा साम के नाम ख़त जो उसने लिखा है, उसमें आप बताएं कि आपने एक ख़त पंडित नेहरू का नाम था उसका, लेकिन उन खतूत पर जो उसने उस ज़माने की सियासत, तंग नज़री के ख़िलाफ़ जो बातें कहीं, आप किस नज़र से उनको पढ़ते हैं? देखिए, चचा साहब का नाम जो ख़त है, देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसको आज खुलकर कहने में कोई हर्ज मैं नहीं समझता ये, कि आज जिस हम अमेरिकी साम्राज्यवाद की बात कर रहे हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद से बिल्कुल अलग तरह की चीज़ है। ब्रिटिशों ने तो यहाँ हुकूमत की उस ज़माने में, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था कि, और वो जो उसकी थिंकिंग थी, कैसे वो जो है चला रहा था, हाँ, कैसे वो खेल खेल रहा था, इस पूरे खेल को चचा साहब के नाम ख़त में मंटो साहब खोलता है, और मज़े ले लेकर खोलता है, और इतना तंजिया अंदाज में खोलता है। अपना तारुफ किस तरह से करता है वो, और कहता है कि मैं अगर ये होता तो वो होता। तो ये जो मंटो के यहाँ जो एक दो चीज़ें मंटो के यहाँ ऐसी मिलती हैं जो बड़ी अजीब हैं, जो एक तरह से घुली मिली हैं, और ये बहुत कम, बहुत मुश्किल से मिलता है। एक है कि फ़िक्रमंद होना, कि फ़िक्र है, बहुत फ़िक्र है साहब, एक फ़िक्र में डूबा हुआ इंसान है, और फ़िक्र और तंज इसको मिला दीजिए तो जो इसको मिलाने से जो एक कोई चीज़ बनती हो, वो मंटो के यहाँ है। वो मंटो की पूरी शख्सियत में है, वो मंटो की पूरी ज़बान में है, मंटो की पूरी अदायगी में है, पूरे उनके अदब में है। और वो जो तंज है, जो सटायर है, सटायर के भी जो कई लेवल होते हैं, देखिए आप हमारे हिंदी हर्षन का परसाई है, देखिए कई लेवल्स हैं उसके अंदर। मंटो के यहाँ जो एक ख़ास लेवल है वो ये है कि सटायर चलते 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 पैथोस में बदल जाता है साहब, यानी आप मज़े लेते लेते आप अचानक गमगीन हो जाते हैं साहब, दुख में डूब जाते हैं साहब। तो ये फ़िक्र, सोच और तंज का मिला जुला जो ये रूप है साहब, ये मंटो के अदब को ग्रेट अदब बनाता है। एक दिलचस्प बात जो है उस्मानी साहब, आपने तो मंटो को बहुत गौर से पढ़ा है, हर कहानी ज़ाहिर है कि उसका कॉमा फुल स्टॉप तक ये बहुत गौर से देखते हैं। वो ज़माना जो मंटो का है वो उर्दू के बड़े अफसाना निगारों का दौर है, यानी बेदी, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, मंटो, और लोग भी हैं, गुलाम अब्बास हैं मिसाल के तौर पर, हयातुल्लाह अंसारी हैं, और बहुत से दवें सत्यार्थी, ये सब उनके दोस्त, उपेन्द्रनाथ अश्क, ये सब रहे। और इन सब के ऊपर साया प्रेमचंद का है, एक फादर फिगर प्रेमचंद की। और ये सब सुतून, चार सबसे बड़े सुतून जो है मंटो, बेदी, इस्मत
और कृष्णचंद्र है। ये लोग जिस तरह की कहानियाँ लिख रहे थे उस वक्त, मंटो ने उनसे अलग एक रास्ता अपने लिए अख्तियार किया और इसीलिए उसके बहुत से तरक्की पसंद दोस्त जो थे उन्होंने उसकी तनकीद भी की। यहाँ मैं दो बातें मंटो के बारे में आपसे कह रहा हूँ, आप चाहता हूँ कि उन पर कुछ गुफ्तगू की जाए। एक तो ये बात कि अपने मासरीन में मंटो आपको क्यों अलग दिखाई देता है। दूसरी बात ये कि मंटो के यहाँ एक दिलचस्प बात ये थी कि वो आदमी जो छोटे बड़े इंसानों में किसी तफरीक का कायल था नहीं होता था, उसे अपने कश्मीरी होने पर बहुत नाज था, कश्मीरी होने पर बहुत नाज। और बल्कि यहाँ तक है कि कभी कोई कश्मीरी मिल जाता था तो वो उससे कहता, हाथों भी कोई मिल गया कश्मीरी मजदूर तो कहता था मैं भी काशिर हूँ। तो ये वो किया करता। कश्मीर से उसको दिलचस्पी बहुत थी और ज़ाहिर है कि बहुत गैर मामूली उसको एक ताल्लुक़ रहा। जहानत एक ज़ाहिर है कि उस इलाक़े की ज़मीन सिर्फ वैसी ज़रख़ीज़ नहीं, ज़हनी एतबार से बहुत ज़रख़ीज़ रही है। तो मंटो के यहाँ ये जो दिलचस्प बात यह है कि एक तो अपनी शख्सियत, उसको उसकी इनफरादियत बहुत पसंद थी जो बहैसियत कश्मीरी उसके हिस्से में आई थी। और भाई 20वीं सदी में सोचिए आप, तो मंटो सबसे बड़ा अफसाना निगार अपने ज़माने का, शायर सबसे बड़ा अल्लामा इकबाल, इत्तफाक से दोनों कश्मीरी थे। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों हैसियतों में आप बताइए। नंबर एक तो ये कि मंटो अपने मासरीन में कहाँ खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है, इस्मत, बेदी, कृष्णचंद और उसको उनके साथ। और दूसरे ये कि मंटो के यहाँ जो एक इनफरादियत का वो मिलता है बहुत गैर मामूली, अपनी ज़ात से दिलचस्पी। नहीं, वो पहली बात के बारे में तो मैं वाज़ेह तौर पर अर्ज़ करूँ कि मंटो ने अफसाने को तहदार बनाया। कहानी एक लेवल पर चलती है, कृष्णचंद्र की कहानी चल रही है, इसमें चगताई की चल रही है और दीगर मासरीन की चल रही है। बेदी एक हद तक मंटो से करीब हैं इस मायने में कि उनका अफसाना सिर्फ सतह पर नहीं होता, उसके इनर लेवल, उसका मतलब कि लेयर्स भी हैं, 1 2 3 4। बेदी अगर गिनती कोई बात कोई मानी रखती है तो मैं अर्ज़ करूँगा कि बेदी ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जाते हैं, मंटो 5-6 तक पहुँचता है। और जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि आज भी उसके बामानी होने की वजह ये है कि हम उसको अब समझने के काबिल हुए हैं। ये जुदागाना और मुनफरिद पहलू है। अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब लिखने वाले जानते हैं कि कहानी क्या जो कुछ वाक़या हुआ उसको बयान कर देना अफसाना है। उसके पीछे मुसन्निफ ने क्या देखा जो उसके अंदर बुन दिया। वो लिबास जो मैं पहने हुए हूँ मुतअद्दिद धागों का मजमुआ है, बनाने वाले ने जांचा इन रंगों को देख कर के कि मैं इससे ये डिज़ाइन पैदा कर सकता हूँ। मंटो वाक़े में कहाँ अफसाना कहाँ है वो पहचान लेता था। दूसरा उसकी इनफरादियत के बारे में कुछ दूसरा पहलू इनफरादियत को तो बाकी रखने की जद्दोजहद तो वो पूरी ज़िंदगी करता रहा। अपनी इनफरादियत के वो पहलू भी वो नहीं छोड़ता था, हाथ से नहीं जाने देता था जो उसको अजीज़ थे लेकिन आम लोगों की नज़र में नहीं थे। मसलन लंबे बाल। वालिदा ने बरदिखव्वे के लिए माहिम पर बुलाया कि उस घर पर आ जाना मगर बाल कटवा लेना। अब लिखा मैंने बाल नहीं कटवाए, बग़ैर बाल कटवाए पहुंच गया, नहीं कटवाता बाल। एक ना एक जिसे कहते हैं कि इनफरादियत का वो उन्सुर अगर अदीब और आर्टिस्ट गंवा दे तो फिर वो अदीब और आर्टिस्ट कहाँ रहा, एक आम आदमी बन गया। और जैसा कि आपने फरमाया, इसमें गौर करने का पहलू यह है कि आम आदमी में क्या इनफरादियत है। वो तवाइफ को, दलाल को, एक आम आदमी को मुंतखब इसीलिए करता है कि उस शख्स में कुछ न कुछ जुदा चीज़ होती है। एक बात और है, देखिए इससे ख़ता कलाम होता है, माफ़ी चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे ज़माने में मसलन मंटो पर एक बहुत अच्छी किताब लेज़ली फ्लेमिंग ने लिखी, अनदर लोनली वॉइस के नाम से अंग्रेज़ी में। और इधर पार्टीशन लिटरेचर का जहाँ भी जिक्र होता है, तकसीम का अदब, विभाजन का साहित्य, उसे मंटो का नाम ज़रूर लिया जाता है क्योंकि मंटो ने कुछ कहानियाँ ऐसी लिख दी जैसे तोबा टेक सिंह है, जैसे गुरमुख सिंह की वसीयत है, जैसे राम खिलावन है, जैसे टेटवाल का कुत्ता है। ये सब कहानियाँ उसकी जो हैं। तो हमारे यहाँ जो बार बार हमारी कहना चाहिए कि इज्तिमाई हिस्सियत या कलेक्टिव हमारी सेंसिबिलिटी जो है, उसमें जो वाक़या हमारे रीसेंट पास का, हाल के ज़माने का, माजी का जो वाक़या बार बार हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, वो हिंदुस्तान की तकसीम है।
इस पर क्या आपकी नज़र में मंटो के अलावा, मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तानी अदब में उसकी कोई मिसाल मंटो के से बड़ी नहीं मिलती, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए कि ये अजब बात है कि जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन पर जो है वो 2 ज़बानों के राइटर्स ने ख़ास तौर पर लिखा है, उर्दू और हिंदी। ये अजीब मतलब ताज्जुब की बात है कि दूसरी ज़बान के अदीबों ने इस पर नहीं लिखा या बहुत कम लिखा। अच्छा, और हिंदी में भी लिखने वाले वो लोग थे जो पंजाब, क्योंकि पंजाब बटा था, इस मुल्क का पंजाब 2 टुकड़े में, आधा पंजाब चला गया था पाकिस्तान में, आधा यहाँ रह गया। क्योंकि जैसे भीष्म सानी, तो भीष्म सानी तो है ये तो शरणार्थी थे, मुहाजिर थे, ये पाकिस्तान वाला हिस्से वाले पंजाब थे। तो भीष्म सानी लिख रहे हैं तमस जैसा उपन्यास। यशपाल भी पंजाब के थे, वो आ जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, और झूठा सच जैसा उपन्यास उन्होंने लिखा। अग्गे जो पैदा हुआ था तो देवरिया में कहीं हुए यूपी में, लेकिन उनके फोरफादर्स वगैरह सब पंजाब के थे। और अग्गे ने कुछ कहानियाँ लिखी हैं साहब, जैसे शरणदाता उनकी एक कहानी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं कहता हूँ कि मंटो की टक्कर की राइटिंग जो है वो मुझे नज़र नहीं आती। भाई फ्रेडरिक जैमसन की इस्तिलाह में बातें करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए कि कभी कभी मसनूई हो जाती है बात। उसने कहा था कि कुछ राइटिंग्स ऐसी होती हैं जो नेशनल एलिगरीज बन जाती हैं, कौमी तमसील बन जाती हैं। तो अगर हमारे मुल्क के लिए कौमी तमसील किसी की कहानियाँ बनी तो इस ज़माने में मंटो की लिखी हुई कहानियाँ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये बहुत गैर मामूली बात मंटो के बारे में कि साहब मंटो के यहाँ जो इनफरादियत की बात कर रहे थे, तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि एक ख़ास बात जो मंटो के यहाँ है, सटायर की बात मैंने की, तंज़ की बात की, सेल्फ सटायर, यानी अपने ऊपर तंज़ करना, ये इतना है मंटो के यहाँ कि जब वो 2 लोगों के डायलॉग करा रहा है और अपने आप को किरदार के तौर अपने आप पर किरदार का, तो अपने ऊपर कमेंट करवा रहा है दूसरों से वो। तो ये जो सेल्फ सटायर जी, जो सेल्फ जो क्रिटिसिज्म है, हाँ, और सेल्फ सटायर है, ये मंटो को बहुत बड़ा राइटर बनाता है। और मंटो के बारे में, मंटो कश्मीरी ज़बान का लफ्ज़ है, और मैंने वहाँ कहा था ये जब शिमला में सब में हो रहा था कि मंटो का मतलब है 1.5 सेर का बट्टा, तौल में आता है तो जो 1.5 सेर तौला जाता है। अजीब नाम है मंटो का। मंटो ना तो 1 सेर का है ना 2 सेर का है, वो 1.5 सेर का है। तो 1.5 सेर के मंटो को 1.5 सेर की तरह देखना चाहिए। ये एक बहुत गैर मामूली बात है। चलिए, मंटो ने अपने ज़माने को प्रोवोक किया है, मुश्तइल किया है, उकसाया है सोचने पर। हमें भी उसी तरीके से वो परेशान कर रहा है। इसी मौके पर, इसी लम्हे पर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है?